प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा केंद्र राज्य संबंध। उस पर हम बात करेंगे। कल भी हमने केंद्र राज्य संबंधों को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और इसलिए मैं अनुच्छेदवार आपको केंद्र राज्य संबंधों को, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसके अनुसार केंद्र राज्य विधायी संबंध को समझाने की कोशिश करूंगा। और मेरा विश्वास है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एक ही वीडियो बनाने में, तो मेरा ख्याल है कि 2 वीडियो में ये पूरा लेक्चर पूरा हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना समय गवाए। तो केंद्र राज्य, जब हम विधायी संबंध की बात करते हैं तो विधायी संबंधों को 2 आधारों पर हम देखते हैं। एक है विधान विस्तार की दृष्टि से और दूसरा है विधान विषय की दृष्टि से। विधान विषय की दृष्टि से मैंने आपको बताया था कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और जो केंद्र सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो वो विधान विस्तार की दृष्टि से, विधान विषय की दृष्टि से है कि किन किन विषयों पर कौन कानून बना सकता है। उनका विषयों को बांट दिया गया है केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के हिसाब से। तो ये है विधान विषय की दृष्टि से, इस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा है विधान विस्तार की दृष्टि से। अब इसका क्या अर्थ हुआ? विधान विस्तार की दृष्टि से का अर्थ है कि विधान यानी कि जो नियम बनाया जाएगा, चाहे वो केंद्रीय सत्ता द्वारा बनाया जाए चाहे वो राज्य सत्ता द्वारा बनाया जाए, आखिर उसका विस्तार कहां तक होगा, कहां वो लागू होगा और कहां वो लागू नहीं होगा, तो उसको ही हम बोलते हैं विधान विस्तार की दृष्टि से। तो केंद्र का जो नियम होगा वह संपूर्ण भारत क्षेत्र पर लागू होगा। जो क्षेत्र है उन सभी स्थानों पर वो भारत का क्षेत्र है अगर, तो वो वहां लागू होगा। वैसे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत के इस समय है, वहीं वो लागू होगा। किंतु इसके अतिरिक्त अगर केंद्र ने कोई कानून बनाया है तो भारत का कोई नागरिक विदेश में रह रहा है या भारत देश से बाहर रह रहा है, उसके पास भारत की नागरिकता है, तो वह उस पर वहां की उसकी जो संपत्तियां हैं वहां भी लागू होगा। या आपने ध्यान रखना है। अब बात आती है राज्य का कानून कहां लागू होगा। तो जो राज्य का कानून है वह राज्य के भीतर ही लागू होगा। राज्य के भीतर का अर्थ क्या है? अगर उत्तराखंड शासन ने कोई कानून बनाया है तो वह उत्तराखंड के भीतर ही लागू माना जाएगा। तो ये आपने समझा, ये यहां लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप। उसके पश्चात अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि संसद की जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है उसकी क्या क्या परिसीमाएं हैं। परिसीमाएं यानी कि कौन कौन सी सीमाएं जो केंद्र की राज्यों के भीतर क्षेत्रीय अधिकारिता है, राज्य क्षेत्र के भीतर अधिकारिता है, उसमें कहाँ कहाँ कुछ अवरोध है या परिसीमाएं हैं या सीमाएं हैं। तो वो कौन कौन से उपबंध हैं उनको हम देखेंगे। उपबंध है अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप जैसे संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियमों का वही बल होगा जो संसद के अधिनियमों का होता है। आप जानते हैं संसद व्यवस्थापिका होती है जिसको कानून बनाने का अधिकार होता है, और जो राष्ट्रपति होता है वह व्यवस्थापिका भी होता है और कार्यपालिका का प्रधान भी होता है। तो राष्ट्रपति के विनियम यानी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, तो वह भी अगर कोई नियम बनाता है तो उसका भी संसद के अधिनियमों के तरह ही प्रभाव होगा। और ऐसे विनियम ऐसे राज्य क्षेत्र के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि को निरस्तित या संशोधित कर सकते हैं।
यानी कि राष्ट्रपति को क्या है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के संबंध में क्या है, संसद से अधिक शक्तियां प्राप्त हो गई है। कहने का अर्थ है व्यवस्थापिका से अधिक शक्ति कार्यपालिका ने इस संबंध में प्राप्त कर ली है। और ये कहां लिखा हुआ है, अनुच्छेद 240 के पार्ट 2 में लिखा हुआ है। उसके पश्चात जो दूसरा है वह है राज्यपाल संसद के किसी अधिनियम को किसी अनुसूचित यानी कि राज्यपाल किसी अनुसूचित क्षेत्र में, जो अनुसूचित क्षेत्र है, अपनी अधिसूचना द्वारा संसद के किसी अधिनियम को उपांतरित यानी कि लागू होने से क्या है, रोक सकता है। और ये कहाँ लिखा है, जो हमारी 5वीं अनुसूची है उसके पैरा 5 में लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, संसद की अधिकारिता की परिसीमाएं हो गई। तीसरी है, असम का राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा, असम के लिए स्पेशली है, असम का राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम असम राज्य के किसी स्वशासित जिले को या किसी स्वशासित क्षेत्र को लागू नहीं होगा। यानी कि असम के ही विशेष संदर्भ में यह बात की गई है। और असम का आप जानते हैं 6ठी अनुसूची में असम और कुछ 3-4 मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए क्या है, विशेष उपबंध किए गए हैं। तो 6वीं जो अनुसूची है वहां इन सब का उल्लेख है। या ऐसे जिले या क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन लागू होगा जो वह क्या है, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे। ये कहाँ लिखा हुआ है, 6वीं अनुसूची के पैरा 12 में, 12(1) ख में। इसके अतिरिक्त मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जिले या स्वशासित क्षेत्र के बारे में भी इसी प्रकार का अधिकार 6वीं अनुसूची के पैरा 12 क और 12 ख में दिए हुए हैं, राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये क्या है, कुछ अपवाद कह सकते हैं इन्हें। अब केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में एक और चीज हमारे सामने आती है, वह है क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 245 में वर्णित है। इसके अंतर्गत किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। क्षेत्र का सिद्धांत यानी कि राज्य क्या है, स्पष्ट लिखा है, अपने राज्य के भीतर के है कानून बना सकेगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ, राज्य की जो विधायी शक्तियों का विस्तार है सिर्फ अपने राज्य तक है अथवा उसके राज्य के किसी भाग तक ही है। किंतु इसका एक अपवाद भी है, और वो अपवाद क्या है, राज्य द्वारा भी बनाई गई विधि अथवा कोई विधि राज्य क्षेत्र से बाहर भी लागू हो सकती है यदि राज्य और इस विषय वस्तु से कोई संबंध हो जिसके ऊपर वह विधि लागू होती है। क्या कहा है इसने, राज्य क्षेत्र से बाहर भी लागू हो सकती है, यानी कि जो उसका राज्य क्षेत्र है उससे भी बाहर लागू हो सकती है यदि राज्य और उस विषय वस्तु से कोई संबंध हो। जिस विषय वस्तु के लिए कानून बनाया गया है उसका राज्य से या राज्य का उस विषय वस्तु से क्या है, कोई संबंध हो जिसके ऊपर वह विधि लागू होती है। इसे ही क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत कहा जाता है कि संबंध उसका क्या है, क्षेत्र से है। जैसे अगर उत्तराखंड है और उत्तराखंड परिवहन से संबंधित कोई कानून बनाया गया है, किसी भी प्रकार का कानून हो सकता है, तो उत्तराखंड परिवहन के जो व्यक्ति हैं उन पर वो कानून
ना केवल उत्तराखंड राज्य के भीतर लगेगा बल्कि राज्य के बाहर भी उन पर वो कानून क्या है, काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो उससे संबंधित है, राज्य से। ऐसे ही उत्तराखंड एयरलाइंस का हो सकता है, या किसी व्यक्ति जो कि उत्तराखंड का निवासी और बाहर निवास कर रहा है या बाहर चला गया किसी संदर्भ में, तो उस पर वो क्या है, कानून उसी प्रकार लागू होगा। तो इसी को हम कहते हैं क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। ये बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि अभी भले आपके समझ में ना आए, एक दो बार आप इसका रिवीजन करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसे समझ सकेंगे। और केंद्र राज्य संबंध वो टॉपिक है जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, किंतु छात्रों द्वारा बार बार गलती भी इसी टॉपिक पे की जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है कि जो विधायी शक्तियां हैं वो भूतलक्षी और भविष्यलक्षी। भूतलक्षी का अर्थ है जो इतिहास है उससे संबंधित, और भविष्यलक्षी यानी कि जो भविष्य होगा उससे संबंधित, दोनों से संबंधित हो सकती है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू बनाम राजनारायणवाद 1975 में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संसद की विधायी शक्ति एक परिपूर्ण शक्ति है। संविधान में उपबंधित परिसीमाओं के अधीन विधानमंडल को भूतलक्षी और भविष्यलक्षी अर्थात दोनों प्रकार की विधियां बनाने की क्या है, शक्ति प्राप्त है। तो ये तो हो गया विधान विस्तार की दृष्टि से। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो देखा विधान विस्तार की दृष्टि से। अब हम देखते हैं विधान विषय की दृष्टि से। तो विधान विषय की दृष्टि पे मैं बहुत तेजी से चलूंगा। क्यों चलूंगा? क्योंकि मैं आपको कि समवर्ती सूची, राज्य सूची सब बता चुका हूं, अवशिष्ट विषय सब बता चुका हूं। किंतु जो लोग पहली बार इसे सुन रहे हैं उनके लिए मुझे बताना तो पड़ेगा ही। इसको सुनते हैं। तो आपको पता है कि अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। राज्य सूची में 61 विषय थे, वर्तमान में 66 हैं। और समवर्ती सूची में 52 विषय थे, वर्तमान में 47 विषय हैं। तो ये तो हो गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसको समझते हैं कानून कैसे बनता है। राज्य को, और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों को। किंतु अगर इन दोनों में अपवाद हो जाता है, दोनों में टकराव आता है, केंद्र ने भी कानून बनाया है, राज्य ने भी कानून बनाया है, और उन दोनों में टकराव होता है, तो केंद्र का कानून क्या है, पहले लागू होगा। और राज्य सूची के विषयों पर भी अभी हम आगे देखेंगे केंद्र कब कब कानून बना सकता है। तो ये आप समझे। अब है अवशिष्ट विधायी शक्तियां। तो जो इन तीनों सूची में नहीं आई वो क्या है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां होती हैं। अवशिष्ट जो बची हुई है। और अवशिष्ट शक्तियों को सभी जगह होती है, कहीं राज्यों को दी जाती है यह शक्ति, कहीं केंद्र को दी जाती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ये राज्यों को प्राप्त है, किंतु कनाडा में केंद्र को प्राप्त है। और भारत ने कनाडा का ही क्या है, अनुसरण इस मामले में किया है। अनुच्छेद 248(1) के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की क्या है, अनन्य शक्ति है। कहने का अर्थ यही हुआ, जो समवर्ती सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है, कि हो सकता है केंद्र सूची में हो, तो उस पर तो अधिकार है ही। ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो इन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति है। यानी कि दूसरा खंड बताता है कि जो इनमें से किसी में वर्णित नहीं है उस पे भी क्या है,
बनाने का अनन्य अधिकार संसद में क्या है, निहित है। कोई विशिष्ट विषय अवशिष्ट शक्ति के अधीन आता है या नहीं आता है, इस बात का निर्णय कौन करेगा, न्यायालय। और आपको मालूम है कि जो ये तीनों सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, विधायन के सभी संभव विषयों को निषेधकारी रूप से प्रगणित करती है। न्यायालय इन प्रगणित विषयों की प्रधि का निर्वाचन उदारता से करते हैं। परिणामतः अवशिष्ट शक्ति के लागू किए जाने का क्षेत्र संकीर्ण हो जाता है। ठीक है। अब है संघ की प्रमुखता। इसको मैंने कल भी आपको बताया था कि केंद्र राज्य संबंध में क्या है, संघ की प्रमुखता है। और ये कहां कहां परिलक्षित होती है, अनुच्छेद 246(1) यह उपबंधित करता है कि खंड 2 समवर्ती सूची और खंड 3 राज्य सूची में किसी बात के होते हुए भी संसद को 7वीं अनुसूची के सूची 1 में, जिसे संविधान में संघ सूची कहा गया है, प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने का क्या है, अनन्य शक्ति है। यानी कि संघ सूची पे क्या है, कानून बनाने का अधिकार है। खंड 2 राज्य सूची में किसी बात के होते हुए भी संसद को खंड 1 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को भी 7वीं अनुसूची की सूची 3 में, जिसे इस संविधान में समवर्ती सूची कहा गया है, प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की संघ सूची में कानून बनाने के अधिकार है पहले के अंतर्गत, और दूसरे के अंतर्गत, इसके अंतर्गत राज्य को केंद्र में कानून बनाने के अधिकार है संघ सूची के विषय पे, और इसके अंतर्गत समवर्ती सूची के विषय पर भी क्या है, केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। उसके पश्चात खंड 3 आता है। खंड 1 और खंड 2 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की सूची 2 में, जिसे इस संविधान में राज्य सूची कहा गया है, प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। अच्छा, तो ये राज्य के संबंध में बोल दिया इन्होंने कि राज्य सूची के विषय पर कौन है, राज्य कानून बना सकता है। और खंड 4 उपबंधित करता है कि खंड 1 और खंड 2 के अधीन रहते हुए उपबंधित करता है कि संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में ही प्रगणित विषय क्यों ना हो। इसको समझिएगा जरा, जो ये है इसको समझिएगा। संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए भी राज्य के अंतर्गत विषय में संबंध बनाने की विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों ना हो। मतलब विषय राज्य सूची में है किंतु कोई ऐसा क्षेत्र है जो किसी राज्य के भीतर नहीं आता, जैसे कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, किसी भी राज्य के भीतर नहीं आते, वहां कानून बनाएगी। तो यह बात इसमें उल्लेखित की गई है। तो आपने देखा 4 में से 3 जगह किसको कानून बनाने की शक्ति है, केंद्र को। तो इसलिए मजबूत कौन है, प्रमुखता किसकी है, संघ की। अब हम देखेंगे संघ सूची और समवर्ती सूची में विवाद होने पर संघ सूची अभिभावी होगी, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं। समवर्ती सूची तथा राज्य सूची में विवाद होने पर समवर्ती सूची अभिभावी होगी। संघ सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में अगर विवाद होता है तो संघ सूची क्या है, क्योंकि समवर्ती सूची में कौन कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य। संघ सूची में कौन बना सकता है, सिर्फ केंद्र। तो अगर कोई समवर्ती सूची के विषय पर
राज्य ने कानून बनाया है और संघ ने अपनी संघ सूची के विषय में कानून बनाया है, और वो दोनों कानून आपस में टकराते हैं तो संघ सूची का विषय क्या है, ऊपर रखा जाएगा। किंतु समवर्ती सूची और राज्य सूची में विवाद होता है। समवर्ती सूची पे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और राज्य सूची पे केवल राज्य। तो इन दोनों में विवाद होता है तो क्या है, समवर्ती सूची को ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि हो सकता है समवर्ती सूची में क्या है, केंद्र ने ही कानून बनाया होगा जब समवर्ती सूची और राज्य सूची में विवाद हो रहा होगा। तो केंद्र को क्या है, कुल मिलाकर प्रमुखता दी गई है। और ये कब की बात है, प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ खुलना 1947 में यह न्यायालय का निर्णय है। और केंद्र को कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की भी क्या है, संसद को शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 247 के अनुसार इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के जो संघ सूची में प्रकटित विषय के संबंध में है, अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबंध कर सकती है। केंद्र को अपनी विधियों को लागू कराने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की क्या है, स्थापना की भी शक्ति प्राप्त है। अब आज हम एक अंतिम पॉइंट को देखेंगे जो कि है प्रत्यायोजित विधायन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप में से काफ़ी कम छात्र ही लास्ट तक बचे रहते हैं, पता नहीं क्यों नहीं, पर खैर जो भी है, जो बच्चे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप जो ये कक्षाएं चल रही है इनका लाभ अब आपको अभी मालूम नहीं होगा, इनका लाभ आपको मालूम होगा जब आप इसी सब्जेक्ट में कोई बड़ी परीक्षा देने जाएंगे। तब आप समझेंगे कि जो जो चीज़ें आपने सुनी है, जितने डीपली आपने पढ़ा है, वो आपके कितने मदद कर रहा है। जो आप सिर्फ वनडे के लिए पढ़ते हैं कि आज याद कल परीक्षा परसों भूल जाओ, वो आपके कहीं काम नहीं आता है। पर जो आप बारीकी से अध्ययन करते हैं, वो आप पढ़ने में समय लगता है किंतु उसे भूलने में भी समय लगता है, और थोड़ी सी हिंट मिल जाए तो वो आपको क्या है, पुनः याद हो जाता है। खैर बहरहाल हम अपने पॉइंट पर आते हैं, प्रत्यायोजित विधायन पर, जिसे कि डेलीगेट लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। अब क्या है डेलीगेट लेजिस्लेचर? अर्थात विधि बनाने की अपनी शक्ति को किसी अन्य को सौंप देना, उसे ही कहते हैं प्रत्यायोजित विधान। जैसे आपने देखा होगा क्लास में शांति बनाए रखना टीचर का काम है, किंतु वो एक मॉनिटर बना देते हैं और उसे कहते हैं तुम अपने हिसाब से कक्षा को क्या करो, शांत करवाओ। तो अपनी शक्ति को क्या है, डेलीगेट कर दिया है, दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया है, और उसे भी क्या है, शक्ति दे दी है विधि बनाने की कि वो अपने अनुसार। तो इसी को कहते हैं डेलीगेट लेजिस्लेचर। बहुत छोटा उदाहरण आपको समझाने की कोशिश की, आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। जो विधानमंडल है उसका मुख्य कार्य क्या है, विधि बनाना होता है, किंतु वर्तमान समय में विधानमंडलों के पास इतने कार्य हो गए हैं कि वे प्रायः विधि बनाने की शक्ति अन्य निकायों अथवा व्यक्तियों को प्रत्यायोजित कर देते हैं। इन निकायों अथवा व्यक्तियों द्वारा बनाए गए नियमों किंतु विधानमंडल के लिए आवश्यक होता है कि वह अधिनियम बनाकर एक सीमा विहित करे जिसके अनुसार अन्य निकायों अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रत्यायोजित विधान बनाए जा सकते हैं। तो मैंने प्रत्यायोजित विधान आपको समझाया क्या है, कुछ ऐसे नियम जो कि शक्ति किसी और की है, कानून किसी और को बनाना चाहिए था, किंतु अपना समय न होने के कारण वो क्या है, वो कानून बनाने की शक्ति आपने निचले अधिकारियों को या कार्यपालिका को सौंप दी, उसे ही प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। अब प्रश्न आता है, प्रत्यायोजित जो विधान है उसके उद्भव के लिए क्या है, आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। काफ़ी समय हो गया है, इसको पूरा करते हैं, उसके बाद बाकी हम देखेंगे कल।
तो इसके उद्भव के लिए जो आवश्यक तत्व हैं या परिस्थितियां हैं वो क्या है, कौन कौन सी हो सकती है उस पर देखेंगे। आधुनिक काल में विधि बनाना एक टेक्निकल यानी कि तकनीकी कार्य हो गया है, जिसमें क्या है, विशेषज्ञों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। जबकि विधानमंडल का गठन किससे होता है, राजनीतिक व्यक्तियों से होता है, जिन्हें विशिष्ट समस्याओं का क्या है, संपूर्ण ज्ञान नहीं रहता। इसलिए हमने क्या कर दिया, एक टेक्निकल कमेटी बना दी जो उस संबंध में ज्ञान रखती है और उसे कानून बनाने की अधिकारिता सौंप दी। दूसरा, वर्तमान समय में विधानमंडलों के कार्य में अत्यधिक वृद्धि होने आयोजित करनी पड़ती है। जो विधानमंडल है, व्यवस्थापिका है, उसके पास उतना समय नहीं है, तो इसलिए क्या है, वो अन्य निकायों को जिससे वो संबंधित है उससे संबंधित में कानून बनाने की शक्ति दे देती है। इसे ही प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। तीसरा जो आवश्यक तत्व है वो है, प्रत्यायोजित विधान साधारण विधान की अपेक्षा अधिक लचीला होता है तथा समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें क्या है, आसानी से संशोधन किया जा सकता है। चौथा, आपात परिस्थितियों में प्रत्यायोजित विधान सरकार द्वारा यथाशीघ्र कार्रवाई करने में सहायक होता है, जिसका मूल विधान बनाते समय संसद पूर्वानुमान नहीं कर पाती। अगर आपने संसद में कोई कानून बनाया और उस कानून, जिस संस्था पर वो कानून लागू होना है, उसके समस्त पहलुओं को तो आप तभी देखेंगे जब वो कानून लागू होगा, और उस समय उस कानून में जो मुख्य मुख्य बातों का परिवर्तन होने की क्या है, संभावनाएं रहती है, तो वो क्या है, वो संस्था कर सके, जो संस्था उस कानून को लागू करा रही है, इसलिए ये मददगार होता है। और अंतिम है, आपातकाल के समय शीघ्र और निर्णायक कार्रवाई अपेक्षित होती है और साथ ही साथ उसे गुप्त रखना होता है। विधानमंडल द्वारा विधि बनाने में समय की आवश्यकता होती है, जबकि कार्यवाही की शीघ्र आवश्यकता होती है। अतः कार्यपालिका को ऐसी असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए शक्ति प्रत्यायोजित कर दी जाती है। तो ये इसके आवश्यक तत्व या उद्भव के लिए आवश्यक तत्व हैं। इसके जो नियंत्रण है प्रत्यायोजित विधान के, और जो कुछ राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की जो संसद की शक्ति है, जो राज्यसभा द्वारा क्या है, विधेयक पास करके राज्य के जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर केंद्र की कानून बनाने की जो शक्ति है, और कुछ अन्य मसले हैं उन पर हम कल बात करेंगे। और कल केंद्र राज्य संबंधों में जो विधायी संबंध है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।